सारे सबक हमें किताबों में नहीं मिलती, कुछ सबक हमें ज़िंदगी भी सिखाती है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका इन फोकस के स्पेशल एपिसोड ज़िंदगी के सफ़र में। इस सफ़र में हम आपको आज कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने ज़िंदगी में दर्द को काफ़ी करीब से महसूस किया है। जब अपनों का साथ छूटा, जब हर रिश्ते पहनने लगे नकली मुखौटा, जब वक्त और हालात ने भी मुंह फेर लिए, तब बता ए रब ए खुदा, ये उधार की ज़िंदगी भी हम क्यों जिए। कुछ ऐसे ही कहानी है इन लोगों की जिनकी ज़िंदगी में एक मसीहा बनकर उम्मीद की रोशनी जलाई। नित्यानंद आश्रम के ट्रस्टी और प्राध्यापक रुपेश पाटिल, शशिकांत पाटिल और सीमा काले ने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी ऐसे भी दिन दिखाएगी, रोना भी ज़रूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। राजेंद्र शाह और प्रतिमा शाह का हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, जिसमें एक बेटी, बेटा, बहू और पोता था। पर आज राजेंद्र और प्रतिमा शाह अपने पोते के साथ आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए क्यों मजबूर है। मेरी बेटी उधर गुजर गई थी, बेटी थी 20 साल की, वो उधर ऑफ हो गई थी। बाद में उधर मन नहीं लगा रहने का, फिर हम मीरा रोड आए, उधर का सब चला गया हमारा, लोग खा गए, जिसको दिया था वो लोग खा गए हमारा पैसा, हमको कुछ नहीं मिला, हम रोड पे आ गए। मेरा बेटा, मेरी बेटी चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरी बहू भी चली गई। आज हम 3 जन हैं, मेरा पोता और हम दोनों। बस ये सर ने हमारा हाथ पकड़ा और हम यहाँ पे आए। बेटी को जरा खून का पानी हो जाता था, बेटी को कितना भी बोतल चलाओ, इतना खर्चा किया, कितना बोतल चढ़ाया दूं, पर नहीं, लास्ट में वो गुजर गई। मुझे बहुत आघात लगा, 20 साल का मैंने किया था, मुझे बहुत आघात लगा। आज मैं इतनी दुखी हूँ, पर इधर आके मुझे सब घर वाले मिले और थोड़ा अच्छा लगने लगा कि चलो हमारा सब कोई है। आज नहीं होते भी हमको लगता है कि हमारा सब कोई है, हमको कोई चीज की कमी नहीं। उधर से हम रोड पे आ गए, मीरा रोड में, उधर भी सब बर्तन सब दे दिया, भाई ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब दे दिया और खा लिया। हम आ गए, बेटा को कुछ नहीं, सब बोलते हैं, पर जो मानते हैं वो बोलते हैं, कर नहीं कर, किसी ने किया था। जुआन बेटा भी चला गया, बहू को अटैक आया, बहू भी चली गई, वो भी चली गई। क्यों बेचना पड़ा, मेरे बेटे को है ना बस लेनी थी, वो स्कूल प्रॉपर बॉम्बे में बस में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो हम सोचा चलो उधर का बेच के थोड़ा बचेगा तो लोन पे बस ले लेंगे। हाँ, बस मेरे बेटे के नाम पे नहीं थी, क्योंकि वो चला था प्रॉपर बॉम्बे में, तो हमारा इधर थाना डिस्ट्रिक्ट लगता है, मीरा रोड रहते हैं तो थाना, तो ड्राइवर लोग आने को तैयार नहीं है, तो बहन के नाम पे बस किया था। जब हमारा लोन सब खत्म हो गया तो बहन बेटा ने बस हमारी बेच दी, हमारे पास ना कुछ रहा। मेरा बेटा इस सदमे से बोलता है, मेरा बाप ये उम्र में काम करता और मैं घर में बैठा, और यहाँ सर और मैं, हमको, मेरे को बोलने में
वो लगता आपको जो मिले हैं मतलब वो आपके बेटे जैसे ही हैं? बेटे जैसे ही है। और ये तो हमारा बहुत ध्यान रखते, सब लोग ध्यान रखते। एक्चुअल तो सुनोगे तो आप चक्कर खा जाओगे। चौपाटी पे हमारा 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट था। आज उन्होंने, उसका भाई ने साइन करा लिया बना के। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ये इतने भोले ना, भाई ने बोला बाद में देता हूँ। छत का और खाने पीने और रहने का सब इधर से ही है। इनके जैसा कोई नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, भगवान भी नहीं, हमारा भगवान यही है। जिन रिश्तेदारों पर भरोसा किया था, उन्हीं लोगों ने इन्हें बेघर होने के लिए मजबूर कर दिया। मारिया जोना को अपने इकलौते बेटे के इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ा। करीब 12 साल तक इलाज चलता रहा, मगर जिंदगी जीने की लड़ाई में जीत मौत की हुई। फैमिली बहुत जन थे। मम्मी, ब्रदर, भाई थे, मम्मी थी, हस्बैंड, मेरा बेटा था, आंटी थी। हाँ, बाद में वो लोग सब, यानी एक के बाद एक, पहला हस्बैंड गुजर गए, और बाद में मम्मी, बाद में भाई भी गुजर गए। अभी बेटा था। इसको वेस्कुलर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने से हार्ट का प्रॉब्लम आया था, और फिर बहुत तकलीफ हुई। 12 इयर्स, 12 बरस उसने निकाला सिकनेस में। तो डॉक्टर का ये करने के लिए बहुत तकलीफ हुई, तो इसके लिए मैंने मेरा घर बेचना पड़ा मेरे को। बेच के मैं यहाँ मेरा रोड पे आई। मेरा रोड पे आई, फ्लैट लिया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ ना, वो भी बेचना पड़ा। हम बेटे के लिए ऑपरेशन था, 2 पाँव का 2 ऑपरेशन, हार्ट का हुआ, हार्ट का एक बिठाया था उसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम था, सांस लेने में तकलीफ थी उसको, तो उसका बिठाया था उसको। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए जाना पड़ता था। सब 12 बरस निकल गए सिकनेस में, दवा दिया सब। इलाज में ऐसा तो ठीक नहीं हुआ, कुछ ऐसा चलते ही रहा। ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, उसको चलने फिरने को नहीं होने था, मूवमेंट्स नहीं होने के, तो उसको पहनने के लिए कुछ दिया था, बूट्स वगैरह, स्टॉकिंग। अभी गुजरा तभी उसको 39 खलास होके 40 लगा था। रिलेटिव्स है मगर कुछ मिलना जुलना नहीं है। कैसे आए यहाँ पे? तो एक लेडी है, NGOs चलाती है, पहचान की थी वो। मैं जो रहती थी वहाँ देखने के लिए आती थी मेरे को। वो मेरी हालत बहुत ऐसी थी, ये लॉकडाउन की वजह से बहुत तकलीफ, रेंट भरने के लिए भी प्रॉब्लम आया, खाने पीने का प्रॉब्लम बहुत आया। तो वो लेडी बोली मैं तेरे को एक सहारा देती हूँ, तो रिक्वेस्ट किया, इधर मेरे को रिकमेंड किया, इस वजह से मैं आई, लाई मेरे को। अच्छा लगता है, इन्होंने मेरे को सहारा दिया, सर ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है, कुछ तकलीफ नहीं है, अच्छा ही है। मेरा तो सहारा बना, शेल्टर मिला, फूड एंड ऑल, सब अच्छे। भरोसा उठ गए भगवान से, सच बोलती हूँ। इतना सब करने के बावजूद भी मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ, और मेरे को यहाँ ला के छोड़ा ऐसे हालत में। इतना होते हुए भी किसी ने सहारा नहीं दिया। अभी भगवान को बिलीव करके क्या करूँगी। ज़रूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपने मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। इतनी ठोकरें देने का शुक्रिया है जिंदगी, चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ ही गया। फैमिली में भाई बहन सब है, मतलब रिलेशन सब है, पर मैं बहन और भाई के साथ रहने का
तो बहन का शादी तय हो गया, फिर संभालने वाला कोई नहीं, भाई की शादी हो चुकी थी, तो भाभी के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, जमता नहीं था, तो इसीलिए बहन को बोला कहा कोई एक आश्रम देख, मुझे वहाँ पे डाल दे, मैं रह लूँगा। ऐसा करके मैं आश्रम में आया। क्या पहले से ऐसे था या बाद में आपका जो है गवाना? नहीं, बाद में गवाना पड़ा। 2012 में जो खार और बैंदा के बीच में वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। मेरा पैर स्लिप हो गया, रस में गाड़ी में था, गेट के ऊपर ही था, तो पैर स्लिप हो गया, तो मुझे सर पे फटका लगा, तो मैं बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं चला ऐसा। तो मैं 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था, तो कॉन्टेक्ट विंटेक्ट घर वाले से साथ हुआ नहीं था। डॉक्टर लोग भी ढूंढ रहे थे, एनजीओ वाले को भी बोला, एनजीओ वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर मुझे होश आया 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद होश आया, तो फिर मुझे खुद याद आने लगा। मुझे भी याददाश्त मेरी जैसे, मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूँ ऐसा। तो फिर डॉक्टर लोग मुझे पूछने लगे, फिर मुझे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने मुझे ट्रीट किया अच्छे से। फिर बाद में मुझे सब याद आने लगा धीरे धीरे। फिर मेरा भाई जहाँ काम कर रहा था, वो दुकान का मैंने वो शोरूम का नाम बताया। फिर वहाँ से फिर वो गया एक आदमी वार्ड बॉय, और वहाँ से सब फैमिली लोगों को मेरा पता चला ऐसे। भाई आपका मतलब आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं आप? भाई आपको रखने के लिए साथ में नहीं रखते ऐसा है? हाँ, मतलब शादी हुआ है तो उनका भी फैमिली हुआ है, तो मैं फिर ऐसा हूँ तो कौन रखेगा, ऐसा है ये बात है। नहीं, अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा कोई मिस नहीं कर, मतलब याद आती है तो कभी कभी बात भी हो जाती है ऐसा फ़ोन पे, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा है। हाँ, अब नित्यानंद आश्रम ही इनका घर और यहाँ के लोग ही इनके परिवार हैं। सबसे कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उमंग हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबसे कहना है अला ला ला ला। मेरा नाम है सुनीता। तो मेरे को 2 भाई ने लाया है, और 2 भाई ने लाया है। वो बोला चलो चलो, तो मैं आई, तो मेरे को शाके ने मेरे को 2 वड़ा पाव दिया, वो भाई लोग ने मेरे को वड़ा पाव दिया। लेकिन तो एक ड्रायव्हर था, वो बोलते कितना गाणं अच्छा बोल के 2 वड़ा पाव दिले, समोसे दिले, आणि मैं इकडे आली, आणि मग ह्या लोकांनी मला ठेवून घेतलं, पण माझी थोडी काम आहेत। इन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये मानसिक रूप से पीड़ित महिला है। मेरे का काम है, थोड़ा सर को मिलना है, मैडम को मिलना है, वैसे सबको मिलना चाहिए, तो मैं अच्छी होगी। मेरे फैमिली में मेरा भाई है, बीएमसी में काम करता है, एक भाई है, मेरा काका का लड़का डॉक्टर है। मेरी सब फैमिली अच्छा काम। इन्हें भी सहारा मिला नित्यानंद आश्रम में। ऐसा क्या हुआ नित्यानंद आश्रम के ट्रस्टी और प्राध्यापक रुपेश पाटिल के साथ कि उन्हें लगा कि बेघर और बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहिए? सन 1998 में जब मैं मुंबई में आया, उस टाइम खुद को तो टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन रहने के लिए व्यवस्था मेरी खुद की नहीं थी। उस समय जब दलदल की ठोकरें खा करके अगर रिश्तेदार के घर गए या कहीं गए, किसके यहाँ रुके, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तब घूमते घूमते आदमी को लास्ट सहारा बम्बई में जो मिलता है, तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है। कई लोग, मैं टीचर होते हुए भी, क्योंकि मालूम नहीं लोगों को ये आदमी टीचर है लेकिन भिखारी के बाजू में बैठे हैं, तो अपन को भी खाना परोस के चले जाते हैं। तब वो सामने जब रख के चले गए तो वो खाना तो खाना ही है। फिर वो समस्याओं का सामना करते करते, जबकि हम सोचते थे कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, तब चल के आगे दिल में वो बैठती गई चीज़। फिर ऐसा देखते देखते
कि चलो ऐसे लोगों के लिए अपन कुछ करते हैं। करने जाओ तो मुंबई में कुछ नहीं है, अपने पास में जगह नहीं है, अपना खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, अपन क्या कर पाएंगे। तो ऐसे हमारे साथ में फिर टीम जुड़ते गई और वो टीम जो है हमारी एक दूसरे के विचार लेकर के हम आगे बढ़ते गए। फिर 2009 में हमने संस्था की स्थापना की। फिर उसके बाद में धीरे धीरे एक एक काम बढ़ाते गए। तब ये लोग बोलते हैं ये वृद्धाश्रम है क्या। ये वृद्धाश्रम तो मैं ज़रा भी नहीं कहूँगा, ये आश्रम है। और ये आश्रम में, वृद्धाश्रम में पैसे दे करके रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वह बिना पैसे बेवारस बेसहारा ज्येष्ठ नागरिक जो कि शासन मीन्स पुलिस स्टेशन थ्रू जो हमारे यहाँ आते हैं, उनका संभाल हमारे यहाँ किया जाता है। जब हमने शुरुआत की 2015 में, तब हमारे पास में एक बुजुर्ग खाली था जो कि पुलिस स्टेशन थ्रू भी नहीं आया था, बल्कि वैसे फाटे से हमने उसको पिकअप किया था। वो महिला थी और महिला हाईवे के किनारे पड़ी हुई थी, तो उसको पिकअप करके लाए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए, घटते गए, बढ़ते गए, घटते गए। कैसा है कि मुंबई में सबसे समस्या है जगह। जबकि हमारा पहले आश्रम जो था एक बिल्डिंग में, अच्छी बिल्डिंग में था, और वहाँ से हमको विदिन 15 डेज में वहाँ से खाली करने को बोल दिया गया। तो वहाँ से हमने, उनकी जगह है तो हमको खाली करना है क्योंकि रेंट पे थी। फिर पूरा मीरा भाईंदर छानने के बाद में भी हमको जगह नहीं मिल रही थी और हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया क्योंकि हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया था। ज़बान पे हमारी बात थी, उन्होंने बोला कि भाई आपको खाली करना है, तो हमने खाली करना है तो इट्स ओके। हमने सम्मान से उनकी जगह खाली करके दे दी। तो 2-3 दिन के लिए हमारे सब बुजुर्ग जो कि पहले ब्रिज के नीचे, छत के नीचे कहीं ना कहीं बैठते थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो बुजुर्ग जो थे कि उनको लेकर के हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काशीमीरा फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बैठे। फिर हमारी पूरी कमेटी है, हमने चर्चा की कि भाई अभी तो जगह नहीं मिलती है। तो भगवान की कृपा से शीतल नगर में हमको जगह मिली भाड़े से। भाड़े की तो उसका भाड़ा था 1,10,000 रुपया, बल्कि हम तीनों चारों लोगों को परवड़ने वाला नहीं था। तो हम तो भी जगह भाड़े से लिए, लाइट बिल, मेंटेनेंस, तो हमारे वो बजट के बाहर जा रहा था। सोचा कई बार बंद कर देते हैं, सेवा में अपना खुद का लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कोई अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा तय किया कि भले चाहे छोटी सी जगह क्यों ना हो, अपनी खुद की जगह लेंगे तो एटलीस्ट जितना भाड़ा अपना बचेगा तो उसमें हम इन लोगों को खाना पीना खिला पाएंगे। तो हमने ये जगह ली और ये पूरा बाम्बू का टेंट हमने बना दिया। 12 दिसंबर को जगह ली है, 27 दिसंबर तक बाम्बू का टेंट बना करके यहाँ हम 1 तारीख को, 1 जनवरी को शिफ्ट हो गए। फिर उस दिन से हमारा रेंट बंद हो गया। उस दिन से खुशी से, उस टाइम हमारे पास में 25 लोग थे, आज हमारे पास में 114 लोग हैं और 114 लोगों की सेवा हम कर पा रहे हैं। शशिकांत पाटिल का कहना है उन्हें समाज सेवा करने की प्रेरणा तब मिली जब उन्हें यह एहसास हुआ कि शिक्षा देना भी एक सेवा है। टीचर ये ज्ञान देने का काम करता है, तो उसी से हमें प्रेरणा मिली कि टीचर अगर शिक्षा दे सकता है तो समाज सेवा क्यों नहीं कर सकता। सबसे बड़ा धर्म है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से ही हमें सेवा करने का मौका, ये हमने, हमारे सर रुपेश पाटिल सर, सीमा काले मैडम और हम तीनों ही टीचर हैं, तो उसके माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिली कि हम ये सेवा का कार्य क्यों न करें। अगर समाज में पीड़ित लोग हैं तो पीड़ित लोगों की मदद करना हमारा कार्य है। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, ये एक अलग बात है, क्योंकि हर एक बच्चे को शिक्षित करना, उसको एक नागरिक बनाना, सक्षम नागरिक बनाना, वैसे ही बूढ़े लोगों को हम अपने पैरों पे क्यों सक्षम करके क्यों नहीं कर सकते, ये सेवा हमें करनी चाहिए। इसकी वजह से हमें ये प्रेरणा मिली और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि समाज में कैसे हमें सम्मान से जीना चाहिए, रहना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया और हमने भी बड़ी दिक्कत से, बड़ी मजबूरियों से उनका सामना किया और हम आज बहुत सारे लोगों की, मतलब 114 लोगों की सेवा कर सकते हैं, इतने हम सक्षम हुए हैं आज। सीमा काले का मानना है कि महिलाएं सक्षम होनी चाहिए। महिला होके समस्या तो बहुत आती है, पहली बात तो, लेकिन जब अपन
चलते हैं या समाज से कोई फ़ोन आता है कि ये महिला इधर है और उसकी हालत ऐसी एकदम नाजुक स्थिति में है, तो आप उनको रखेंगे क्या? तो हमारा क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन रहता है रखेंगे क्या? तो हम लोग तो पहले हाँ ही बोल देते, लेकिन जब डिटेल्स में उनको देखते हैं, उनकी पूरी स्टडी करते हैं, तब वो महिला को अपने पास रखे, वो हमारे पास रखने जैसी है, तो हम वो महिला को हमारे यहाँ हम सहारा देते हैं। ऐसी भी महिला हमारे पास आई है कि मेंटली डिस्टर्ब भी है, परिस्थिति से भी मजबूर हुई है, तो उनको हम लोग सहारा देके उनके माध्यम से, अगर अच्छी है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, काम कर सकती है, तो उनके माध्यम से उनको हम लोग काम करने की मार्गदर्शन बन जाते हैं और उनको सहारा देके एक माध्यम के ओर से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं महिला हूँ तो मैं सक्षम हूँ, तो वो भी महिला एक सक्षम होनी चाहिए। वही हमारा ध्येय रहता है कि महिला एक सक्षम होनी चाहिए और खुद अपने पैर पे खड़ी होके अपने लिए कुछ करे और अपना फ्यूचर वो बनाए। हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण कर। आशा करता हूँ कि इनफोकस के दर्शकों को हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुहास चौधरी के साथ मैं खुशहाल ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि ज़िंदगी के सफ़र के नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।